नमस्कार, स्वदेश एजेंडा में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश एजेंडा में आज बात राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी खींचतान की। इस साल के अंत में और 2025 के शुरुआत में होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के सियासी समीकरणों की। बात बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक मची हलचल की। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद अब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की पिच तैयार है। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की नजर अब उपचुनाव के साथ ही कुछ सीटों पर होने वाले राज्यसभा के चुनावों पर है। तो वहीं आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। हालांकि इस बीच गाहे बगाहे बिहार और महाराष्ट्र के सियासत को लेकर भी चर्चाएं तेज हो जाती हैं। अब जहां बिहार में नीतीश कुमार को लेकर शंका आशंकाओं का दौर राजनीतिक गलियारों में बना रहता है, तो वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में कब खेला हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कभी कोई कहता है कि उनके विधायक हमारे संपर्क में है, तो कभी कोई सरकार बदलने का दम भरने लगता है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि जिन राज्यों में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है, वो विधानसभा चुनाव में उनकी भरपाई कैसे करेगी और इन राज्यों में इंडिया गठबंधन की रणनीति कितनी कारगर होगी। इसी मुद्दे पर स्वदेश एजेंडा में करेंगे चर्चा। उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं।
चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं अजय पाठक, राष्ट्र प्रवक्ता बीजेपी से, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से मलिक जावेद जी, आरजेडी नेता बिहार से राजेश रमन जी, प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी शरद गुट से धनंजय शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से इंदुकांत दीक्षित जी और सपा प्रवक्ता यश भारती जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अजय पाठक जी, देखिए मुझे लग रहा है 10 साल के बाद अब ऐसा मौका आया केंद्र में कि जहां पर एनडीए की सरकार तो है लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है, इसलिए बहुत सारी यहां पर सीमाएं हैं। आप खुलकर आप वो फैसले नहीं ले सकते जो आप लेना चाहेंगे। सबसे पहले अगर देखें, आपके सामने बड़ी जो चुनौती है वो लोकसभा स्पीकर चुनाव को लेकर है। इसको बीजेपी एनडीए किस तरह से पार पाने वाली है? साहू जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है उसमें प्रधानमंत्री जी को टीडीपी ने और नीतीश कुमार जी ने पूरी तरह से ये कह के समर्थन दिया है कि हमारा समर्थन पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। आप एक चीज ये याद रखिए कि 60 सालों के बाद कोई सरकार तिबारा रिपीट हुई है, तीसरी बार किसी कोई सरकार बना पाया। ये 60 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। पिछले 60 सालों में कोई एक ऐसी सरकार है जो तीसरी बार सरकार बना रही है और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बन रहे हैं। देखिए, जहां तक लोकसभा स्पीकर का सवाल है, ये तो एनडीए बैठ करके तय कर लेगा कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा और किसके नाम पे सहमति बनेगी। ये हमारा इंटरनल मैटर है। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी चाहती है कि जो लोकसभा स्पीकर है वो बीजेपी का ही हो, लेकिन विपक्ष चाहता है कि किसी दूसरे अन्य पार्टियों से बने, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर बीजेपी का लोकसभा स्पीकर होगा तो पार्टियों में टूट फूट देखने को ज्यादा मिलेगी। देखिए साहू जी, उससे क्या फर्क पड़ता है? विपक्ष तो चाहता था इससे कि क्या फर्क पड़ता है? पार्टी टूटेंगी, फूटेंगी, सरकार बदल जाती है, सरकार गिर जाती है, आप कह रहे इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, विपक्ष के चाहने से कुछ नहीं होगा ना। एनडीए जो चाहेगा वो होगा ना, कि विपक्ष जो चाहेगा वो हो जाएगा। विपक्ष तो चाह रहा था कि प्रधानमंत्री शपथ न लें, विपक्ष तो चाह रहा था कैबिनेट न बने, विपक्ष तो चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और ठीक है, बहुत सारे गेस्ट है, लेकिन इसमें कोई समस्या तो नहीं है। बीजेपी अपना लोकसभा स्पीकर चाह रही है और ये आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। टीडीपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से सब लोग आपके साथ समर्थन में है। साहू जी, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। समस्या विपक्ष के दिमाग में है। विपक्ष के दिमाग में ये उपज है कि किसी तरह से फूट डालो, लेकिन ये होने वाला नहीं है। ये 5 साल तक इसी तरह की माला जपते रहेंगे। चलिए, मुझे लगता है कि बड़ी चुनौती जब लोकसभा स्पीकर के चुनाव होंगे उस वक्त समझ में आ जाएगी इंडिया गठबंधन जो चाह रहा था या एनडीए गठबंधन जितना मजबूती के साथ आप कह रहे हैं वो मुझे लगता है सामने आ जाएगा। तरह की कोई चुनौती नहीं है। ठीक है, नहीं चुनौती तो है, वैसे आप भले नहीं बोले लेकिन चुनौती तो है। मलिक जावेद जी, जिस तरह से अजय पाठक जी कह रहे कोई चुनौती नहीं है, आसानी से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है, विपक्षी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोकसभा स्पीकर हैं वो बीजेपी के ना हो, वो किसी अन्य पार्टी के हो, नहीं तो पार्टियों में टूट फूट ज्यादा होगी। और आप लोग डर भी दिखा रहे हैं, टीडीपी को डर दिखा रहे हैं, जेडीयू को डर दिखा रहे हैं कि आपकी पार्टी टूट फूट जाएगी। तो जिस तरह से अजय पाठक जी कह रहे हैं कोई चुनौती नहीं, सब कुछ आसानी से हो जाएगा, आपको भी लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कुछ खेला होगा? नमस्कार, धन्यवाद। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पाठक जी बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, लेकिन अंदर से इनको नींद नहीं आ रही है। मोदी जी का चेहरा पहले खिला रहता था, अभी वो आजकल उदास है। पहली बार ऐसा बिल्कुल, पीसीआर से जाऊंगा, बीजेपी नेता की इसमें फोटो आ रही है मलिक जी की, उसको थोड़ा हटाइएगा। जी, मैं ये कहना चाहूंगा पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि विपक्ष खुश है जबकि हम सरकार में नहीं है, और जो सरकार में है वो लोग रो रहे हैं और उनके चेहरे उतरे हुए हैं, देखने लायक है। दूसरा मैं कह दूं, आपने अपनी रिपोर्ट बड़ी अच्छी दिखाई। रिपोर्ट में आपने सम्राट चौधरी का भी जिक्र किया, जो बिहार के हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके। तो उन्होंने कहा था मैं पगड़ी नहीं पहनूंगा जब तक नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने पगड़ी भी पहनी, उप मुख्यमंत्री भी बन गए और कह रहे हैं कि अब हम इनकी लीडरशिप में चुनाव भी लड़ेंगे आगामी विधानसभा। तो ये ऐसे लोग हैं, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और आने वाला वक्त जो है वो उद्योगपतियों का नहीं होने वाला है, वो किसानों का वक्त है, वो मजदूरों का वक्त है, वो युवाओं का वक्त है, जो इन्होंने देश के साथ अन्याय किया है।
पूरा इंडिया अलायंस इनको राज्यसभा भी घेरेगा, इनको लोकसभा भी ठीक है, लेकिन घेरेगा, लोकसभा स्पीकर इनको को लेकर चुनाव में- इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति है? क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आ रही थी कि अगर डिप्टी स्पीकर पद अगर मिल जाएगा आसानी से ठीक है, नहीं तो इंडिया गठबंधन भी एक अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा स्पीकर पद के लिए। लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अगर हमारी सहमति नहीं हुई इंडिया गठबंधन की तो सहमति definitely क्या, ये भी तो बता दीजिए, क्या डिप्टी स्पीकर पद आप मांग रहे हैं? क्लियर कर दीजिए इसको। लोकतंत्र है, चुनाव में जाएंगे, अगर हमारे सहमति नहीं बनाई गई, हमसे राय नहीं ली गई। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूं, मांग क्या है आप लोग की? थोड़ा इसको और क्लियर कर देंगे, क्योंकि सूत्रों से ये खबर आ रही है कि आप लोग चाह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्षी पार्टियों को मिल जाए। और हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि स्पीकर इंडिया अलायंस का होने वाला है। चलिए, मुझे लगता आप बड़ा दावा कर रहे हैं। ठीक है, अजय जी जब आपके पास आऊंगा इस पर आप जवाब दे सकते हैं। हालांकि फिलहाल अभी राजेश जी के पास जाऊंगा। राजेश जी देखिए, जिस तरह से मलिक जावेद जी कह रहे हैं कि जो लोकसभा स्पीकर पद है वो इंडिया गठबंधन के पास जा सकता है। हालांकि बिहार में अगर देखें, आपकी पार्टी जो एक उम्मीद कर रही थी वो उम्मीद नहीं पूरी हो पाई। जितनी सीटें आप लोग चाह रहे थे उतनी सीटें नहीं हो पाई। अमूमन पिछले बार के मुकाबले कुछ थोड़ी सी सीटें आप लोग की बढ़ी हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर है, पहले लोकसभा स्पीकर पद को लेकर है, डिप्टी स्पीकर पद को लेकर भी है, लेकिन लोकसभा स्पीकर खास मायने रखता है। फिर राज्यसभा चुनाव भी सामने आ रहे हैं। जी, तो सबको प्रणाम। और जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष अपनी भूमिका पिछले 10 साल से निभा रहा है, चाहे उसके पास सांसद कम हो या इस बार ज्यादा हो। वो अपनी भूमिका निभाने में कभी पीछे नहीं हटी और कभी कम नहीं हुई। हालांकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल था उसको आगे पीछे दिखाने में। जहां तक बात है कि स्पीकर पद का, तो निश्चित रूप से विपक्ष चाहेगा कि हमारा ही स्पीकर पद हो। जिस तरह लेकिन कैसे आंकड़े तो आपके पास नहीं है ना? कैसे आंकड़े तो आपके पास नहीं है ना? आंकड़े तो है ही नहीं आप लोग के पास। रहते हुए सत्ता पक्ष चाह रहे हैं और जबरदस्त कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एक बहुमत रहते हुए उनको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका स्पीकर पद बन जाएगा। उनको लग रहा है कहां से दिक्कत आ जाएगी, और सारे लोग लगे हुए हैं कहीं ना कहीं अंदर खाने में बहुत बड़ा उन लोगों में कमी है, जिसके कारण वो परेशान है। हमारे भाई साहब ने जैसा बताया कि मोदी जी की हंसी गायब है, वो तो साफ चेहरा पे दिख ही रहा है मोदी जी का हंसी। जहां तक बात है डिप्टी स्पीकर का, और डिप्टी स्पीकर में भी हम लोगों का तैयार है, और स्पीकर के लिए भी हम लोगों के लोग तैयार हैं। अगर उन लोगों का स्पीकर जो बनेगा उसमें हम लोग का सहमति नहीं लगेगा, और लगेगा कि अगर नहीं हुआ स्पीकर ढंग का तो उसका विरोध होगा, और हम लोगों का स्पीकर भी आगे बढ़कर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और जहां तक रह गई बात ये नंबर्स की बात, नंबर्स देखिएगा कि स्पीकर पद के लिए विपक्ष को भी बहुमत मिल सकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भले ये नंबर्स तैयार था और नंबर्स आगे उनको मिला, लेकिन उसके लिए चूंकि जिस तरह से अभी नीट का एग्जाम हो, महाराष्ट्र में जिस तरह से अभी पवार जी के पोता जी ने जो कहा, ठीक है, मुझे लगता है जो आप मुद्दे गिना रहे हैं, अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब अंदरूनी राजनीति होगी, वहां पर हर कोई पार्टी अपना नफा नुकसान देगी। ठीक है, गिरने वाला है। ठीक है, ठीक है, आप बड़ी बात कर रहे हैं कि अभी कुछ समय बाद चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, अब ओरिजिनल शिवसेना के साथ उद्धव जी के साथ आने के लिए बेकरार है, और अजीत पवार जी का भी गुट जो है वो भी अभी शरद पवार जी के साथ आने के लिए ठीक है, मुझे लगता है कुछ महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आऊंगा नहीं रहा सरकार में, वो सरकार का इनकलाब समाप्त हो गया है सरकार में। ठीक है राजेश जी, आऊंगा आपके पास। धनंजय जी देखिए, जिस तरह से अगर देखें जितने भी राज्यों में इस बार आप लोग ने महाराष्ट्र में वाकई कमाल किया है, और जो आप लोग का गठबंधन रहा है वाकई कमाल किया है। ठीक है राजेश जी, आऊंगा आपके पास। धनंजय जी, जिस तरह से शरद पवार के पोते रोहित पवार वो ये भी दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे अजित पवार गुट के तकरीबन 19 विधायक उनके संपर्क में है। हालांकि कुछ महीने बाद अब वहां महाराष्ट्र में चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है, तो लेकिन देखना होगा क्योंकि अब क्या कुछ होगा जब विधानसभा सत्र आएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एक उसकी सिनेरियो की बात कर लें, लोकसभा स्पीकर पद बड़ा यहाँ पर एक चुनौती बना हुआ है एनडीए गठबंधन के लिए भी, और इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर चाह रहा है कि उसी का लोकसभा स्पीकर बने। लेकिन कैसे यहाँ पर आंकड़े तो आप लोग के पास है नहीं। ठीक है, आप लोग तमाम तरह की बात कर रहे हैं कि विधायक हमारे कब्जे में है, मतलब विधायक हमारे संपर्क में है और हमारे यहाँ पर सरकार बन सकती है, सरकार गिर सकती है, लेकिन इसका असर लोकसभा स्पीकर पर तो नहीं पड़ेगा। तो कैसे इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं आप लोग?
का मामला जो है वो तो सरकार जिन्होंने बनाई है उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्या तय करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बैसाखी पर मोदी जी की सरकार है। जहां तक इनकी एनडीए गठबंधन में टीडीपी ने मांगा था कि उनको लोकसभा अध्यक्ष उनको चाहिए। ठीक है धनंजय जी, थोड़ा सा अगर आप पीछे हो जाएंगे ना, आपका पूरा चेहरा दिख जाएगा, थोड़ा सा पीछे हो जाए। जी हाँ, ठीक है, अब ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी चाह रहे हैं कि बीजेपी का हो और टीडीपी और जेडीयू चाह रही है कि हमारा लोकसभा अध्यक्ष हो, जिससे कि हमारा प्रभाव इस एनडीए गठबंधन पर बना रहे। अच्छा, इंडिया गठबंधन जान रहा है कि ये बैसाखी की सरकार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इंडिया गठबंधन केवल बैठकर विपक्ष की जो जिम्मेदारी, जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जो मुद्दे हैं, उनको निभाने का काम करेगा। अभी ये 24 तारीख को 25 तारीख को पहले कौन सा कैंडिडेट लाते हैं ये पहले सामने आ जाए कि इनका बीजेपी का कैंडिडेट होगा कि इंडिया गठबंधन का, एनडीए का, टीडीपी का होगा कि जेडीयू का होगा। ये सारी बातें अभी इनके सामने खुल के आ जाएंगी, फिर उसके बाद इंडिया गठबंधन अपनी राजनीति को तय करेगा। ठीक है यश भारती जी, अगर बीजेपी का कैंडिडेट होगा लोकसभा स्पीकर के लिए तो क्या इंडिया गठबंधन भी अपनी तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा करेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन अपने आप में एक अच्छा गठबंधन है जिसमें सामूहिक निर्णय होते हैं, सबके साथ बैठ करके निर्णय होते हैं, विचार होता है, विचारों का सम्मान होता है। आप एनडीए की तरह उसकी तुलना मत कीजिए कि वहां पे आप एक मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, सारे एनडीए के घटक दलों को उसको मानना पड़ेगा। एक बात भारतीय जनता पार्टी कह देगी, सारे घटक दलों को उसको मानना पड़ेगा। नहीं, ये बोल के तो आप ये बता रहे हैं कि एनडीए बड़ा मजबूत है। यश भारती जी, ये जिस तरह के आप वक्तव्य दे रहे हैं इससे लग रहा है बड़ा मजबूत है, लेकिन आपके सहयोगी कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल बिखरा बिखरा हुआ एनडीए। भागीरथ भाई, मैं पूरी बात कह रही हूँ। जिस तरीके की बात एनडीए की तरफ से आ रही है, चंद्रबाबू नायडू जी एक तरफ कहते हैं कि हम एनडीए गठबंधन की बैठक करेंगे और भाजपा को बता देंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के बिना वो एनडीए गठबंधन की बैठक करना चाहते हैं। तो आप इसे समझ लीजिए कि वो कितना अविश्वास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बाकी एनडीए के घटक दलों के साथ वो रहना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठक में भी शामिल नहीं होना चाहते और अपना निर्णय लेकर के उनको बता देना चाहते हैं। दूसरी बात, लगातार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जिस तरीके से हास्य के रूप में कह दिया जाता है, जगत मामा होते हैं, एक जगत फूफा होते हैं, वैसे ये जगत पलटू राम हो चुके हैं। तो दुनिया में पलटू राम के नाम से प्रचलित हो गए और अभी डर है एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को कि अब नीतीश कुमार जी कब पलटेंगे। तो समय समय पर बार बार प्रमाण देना पड़ रहा है, नहीं भाई अब नहीं पलटेंगे, अब हम यहीं रहने वाले हैं। ये केवल बार बार अस्थिरता को स्थिरता बताने की कोशिश एनडीए की तरफ से हो रही है। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, हम सब लोग साथ में हैं और एनडीए के गठबंधन की जो टूट होगी उसी के कारण जो जनादेश ने सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी को, जो 400 पार की बात करते थे उनको 300 के अंदर छेड़ा। ठीक है, लेकिन आप लोग की रणनीति क्या, ये भी तो बता दीजिए। जनादेश के दोषी है भागीरथ भाई, जो जनादेश के दोषी हैं, जिन्होंने ओपिनियन पोल के माध्यम से 400 पार किया था, जिन्होंने एग्जिट पोल के माध्यम से 400 पार किया था, वो सब दोषी हैं जिन्होंने जनता के विश्वास को तोड़ने का काम किया। मुझे लगता है चुनाव हो गया, सब चीज खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की रणनीति क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव को लेकर, संक्षेप में बता दीजिए बस। भागीरथ भाई, हर चीज बड़ी स्पष्ट है। जनता जनार्दन सर्वोपरि है, उनके लिए अच्छे निर्णय होने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पूरे चुनाव में और पिछले 5 साल से लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, वो बता दें कि 10 राज्यसभा सीटों पे क्यों चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश की लगभग लोकसभा स्पीकर पद की बात कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ रणनीति क्या आप लोग की, अगर बीजेपी का उम्मीदवार होगा तो आप लोग भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, बस इसको क्लियर कर दीजिए मुझे आप, या फिर मीटिंग में आप लोग डिसाइड करेंगे, ये कह दीजिए। हर चीज क्लियर है। इंडिया गठबंधन के तहत चीजें तय करेगा और मीडिया को सहज रूप से आकर के उसको, चलिए ठीक है, इंतजार रहेगा कि क्या रणनीति रहेगी। बता दिया हम सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, इंतजार रहेगा, तय करके एक साथ बता देंगे। हमारे यहाँ गुपचुप बैठकें नहीं होती हैं। ठीक है, इंतजार रहेगा। इंदुकांत जी, लेकिन क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, एनडीए सरकार की एक अग्नि परीक्षा लोकसभा स्पीकर, क्योंकि जेडीयू की तरफ से भी ऐसा माना जा रहा है कि वो भी चाहते हैं, टीडीपी की तरफ से माना जा रहा है वो भी चाहते हैं, लेकिन क्या होने वाला है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है?
जी नमस्कार। हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, मैं 2-3 चीजें बड़ी बातें ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष विपक्ष सभी को अपने अपने एजेंडा रखने का, अपने अपने सपने बुनने का, देखने का हक होता है। लेकिन एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कम से कम देखिए, जिनकी सीटें बहुत कम हैं और अभी वो किसी तरह से इस स्तर पे पहुंचे हैं जहां पे वो विपक्ष के नेता का पद हासिल करने की स्थिति में है। और वहां पे अगर इस ढंग की बातें कही जाएं कि जो सत्ता में है उनके पास उतना बहुमत नहीं है, बल्कि विपक्ष के पास ज्यादा दमदारी है, तो ये उचित नहीं है। हाँ, ये मैं व्यक्तिगत तौर पे हमेशा कहता हूं कि ये चुनाव इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण है कि चाहे कांग्रेस बहुत कम पे थी, 52 पे थी, और वहां से वो 99 पे गई, तो उसका ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है। क्योंकि बहुत कम से आगे बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, उनकी बात ये है। और इसी तरह से बीजेपी जो कि 303 थी और वहां से वो 240 आई, तो उसका ग्राफ ऐसे है, इसको आप नकार नहीं सकते। और इसकी समीक्षा जो बीजेपी के लीडर्स है वो कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। उसके बावजूद अगर ये बीजेपी के लोग क्लेम करें कि नहीं, वी आर एवरीथिंग इज फाइन, हम अच्छे हैं, ये उचित नहीं है। इसी तरह विपक्ष अपनी विपक्ष की बढ़त है, लेकिन थोड़ी बढ़त है, लेकिन पहले चूंकि वो बहुत बॉटम लाइन पे थे और बढ़त है, तो वो उनका जो ग्राफ है वो उसका ग्रेडियंट वो अच्छा है, चढ़ाव अच्छा है, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है, देश के लिए भी पॉजिटिव है, लोकतंत्र के। लेकिन उस पे आप मुंगेरी लाल के सपने बुने, ये उचित नहीं है। जहां तक स्पीकर का पद है, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जो भी अलायंस में पार्टनर है बीजेपी के इस साल, मुख्य रूप से आपके नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी, दोनों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमारा उस पर कोई क्लेम नहीं है, बीजेपी अपने हिसाब से स्पीकर के पद के लिए अपना आदमी रख सकती है। ठीक। और आपको पता है कि उन्होंने मोटे तौर पे ये तय भी कर लिया है कि स्पीकर का पद वो अपने पास रखेंगे और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट अपने अलायंस पार्टनर को, चंद्रबाबू नायडू को या नीतीश की पार्टी को देंगे। ठीक। और वो भी पोस्ट वो विपक्ष को नहीं देने जा रहे हैं। अब आप देखें, मैं संजय राउत जी का बयान सुन रहा था आज ही सवेरे कि अगर चंद्रबाबू नायडू जी चाहते हैं कि उनका कोई आदमी बने स्पीकर, तो हम इंडिया के लोगों को लेकर उनका समर्थन करेंगे। भाई, आपने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था कि चंद्रबाबू नायडू ने ये मांगा है, स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं, ऐसा कोई मांग आया नहीं। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ने अभी फिलहाल प्रारंभिक तौर पे यही तय किया है, क्योंकि कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष की कोई लड़ाई सीधी दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं बताऊं साहू जी कि इस समय नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का लक्ष्य एकदम साफ है। चंद्रबाबू नायडू को अपने राजधानी बनाने के लिए, जो अलग तेलंगाना राज्य बनने के बाद आंध्र की राजधानी की समस्या थी, अमरावती बनाने का उन्होंने घोषणा कर दिया है। आपको तो पता है कि पिछली सरकार ने 2-2, 3-3 राजधानियों की बात की थी, इसलिए एक राजधानी भी डेवलप नहीं हो पाया। और ऐसे में किसी राज्य को, नए राज्य को अपनी राजधानी डेवलप करने के लिए और नीतीश कुमार को बिहार राज्य को आर्थिक संकट से निकालने के लिए बड़े पैकेजेस की जरूरत है, और दोनों के फोकस इस समय उसी पर है। तो फिलहाल बिगिन विद, कम से कम पहले 1 साल तक मोदी सरकार को कोई संकट नहीं है। और मैं बताऊं कि मोदी सरकार, जब नरसिंह राव जी की सरकार को 232 सीटें मिलकर के उन्होंने 5 साल बखूबी सरकार चलाई, ये अलग बात है कि उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जेएमएम सांसद घूसकांड देखने को मिला था पूरे देश को, लेकिन जब इनको 240 है और टोटल एनडीए को अपनी सीटें 292 आई हैं, उसमें से अगर आप एक बार को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की 28 सीटें कम भी कर दीजिए, तो 264 के बाद 8 सीटें कहीं से भी सत्ताधारी गठबंधन। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल इस तरह की सिर्फ बातें हो रही हैं विपक्ष की तरफ से, या कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार सुरक्षित है और लंबा चलने वाली। ठीक है। अजय पाठक जी, देखिए, ठीक है, मुझे लग रहा है लोकसभा स्पीकर को लेकर इंदु कांत जी ने बहुत से यहाँ स्पष्ट कर दिया है, तो शायद जिस तरह से आप कह रहे थे कि इतना मुश्किल नहीं, लेकिन पर भी देखना होगा, क्योंकि राजनीति कुछ भी हो जाता है। एक दिन पहले या एक रात पहले कोई किसी की डिमांड आई थी, देखना होगा, क्योंकि इस बार आप लोग अपने पूर्ण बहुमत में नहीं है, बीजेपी एनडीए की इस बार यहाँ पे सरकार है और आप लोग को सबकी सुननी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से देखिए अजय पाठक जी, अगर हम राज्यसभा चुनाव की बात करें, 10 राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं,
लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर लें, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव में अगर देखें महाराष्ट्र में आप लोग का अच्छा खासा यहाँ नुकसान हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव के हिसाब से अभी देखें जो स्थिति है वहां पर आप लोग मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन जिस तरह से उठापटक दिखाई दे रही, खासकर महाराष्ट्र में शरद गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि 19 विधायक हमारे पास में। राज्यसभा चुनाव की बात करें, महाराष्ट्र में 2 सीटें हैं और बिहार में 2 है, असम में 2 है, हरियाणा में 1 है, एमपी में 1 है, राजस्थान में 1 है, त्रिपुरा में 1 है। तो राज्यसभा चुनाव में आपको लग रहा है कि ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है? भले लोकसभा चुनाव आप लोग मुश्किल से, यहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत सारी सीटें आपकी कम हुई है, लेकिन विधानसभा में जो विधायक हैं जो वोट डालते हैं उनकी स्थिति ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है महाराष्ट्र में, कोई समस्या तो नहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर? साहू जी देखिए, महाराष्ट्र में हमारा जो बीजेपी का जो वोट परसेंट है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जितना वोट परसेंट बीजेपी को पिछली बार मिला था उतना ही वोट परसेंट, लेकिन सीटें बहुत कम हो गई, सीटें बहुत कम हो गई। बिल्कुल, कुछ ऐसे कारण है, उस कारण पे अभी बहुत सारा मंथन हो रहा है कि क्या 2, 3, 4 ऐसे प्रमुख क्या कारण है कि हमारी सीटें उसमें से कम हुई। हमारी सीटें कम हुई है निश्चित, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी यहाँ पे बहुत सारी सीटें महाराष्ट्र में कम हुई हैं। विधानसभा और लोकसभा दोनों अलग अलग अब दोनों के चुनाव अभी 3 महीने बाद विधानसभा के यहाँ पे चुनाव हो जाएंगे। अक्टूबर में चुनाव यहाँ पे प्रपोज्ड है, अक्टूबर में चुनाव यहाँ होते हैं, सितंबर में लगभग चुनाव आचार संहिता लग जाती है, अक्टूबर तक यहाँ चुनाव 20 अक्टूबर 25 अक्टूबर तक यहाँ चुनाव समाप्त हो जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में है विधानसभा के अंदर, हमारे पास 105 विधायक। ये आप 40 साल का जो रिकॉर्ड है महाराष्ट्र का, उसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और आगे देखिएगा इससे भी ज्यादा हमारे विधायक चुन करके आएंगे। हमारा गठबंधन बिल्कुल मजबूत है। लेकिन अजीत जी, जिस तरह से लोकसभा में आप लोग की सीटें आई हैं और जिस तरह से विपक्षी गठबंधन बड़ा मजबूत स्थिति में महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, तो अगर आप इन आंकड़ों को देख लें और विधानसभा चुनाव में अगर हम उसी के हिसाब से डिवाइड कर लें तो बहुत कमजोर हैं आप लोग यहाँ पर। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती है कि लोगों ने झूठे वादे किए, झूठी उम्मीदें लोगों को जगाई, वोटर ये समझ लिया कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ के पुलिंदा हैं। ये सरकार एन केन प्रकारेण बनाने के लिए तमाम झूठे वादे किए। आज देखिए कर्नाटक में क्या स्थिति हुई, इन्होंने कर्नाटक में वादा किया और 3 रुपए डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। वहां पे हिमाचल के अंदर इन्होंने 3 रुपए डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। तो ये इनके वादे पूरी तरह से झूठे हैं और उन वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आज क्या है, हरियाणा में देख लीजिए लाइन लग रही है एमपीओ के घर के बाहर, और लखनऊ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, एमपी के घर के बाहर फार्म लेकर के लोग लाइन पे लाइन लगा करके खड़े हैं कि इन्होंने जो झूठे वादे किए थे, जनता को बरगलाए थे, उसका ये लोग हिसाब कैसे देंगे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जी उन्होंने कहा था सरकार बनेगी तो हम ये वादे पूरे करेंगे। अब जब सरकार बनी नहीं तो फिर आप इसको झूठा कैसे कह सकते हैं? सरकार बनने के बाद अगर ये वादे पूरे नहीं करते तो आप कह सकते शायद झूठे वादे। ठीक है, कर्नाटक में कहाँ वादे पूरे कर पाए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर्नाटक की बात आपकी मान सकते हैं, कर्नाटक की बात आपकी मान सकते हैं। 15 महीने जो एमपी में सरकार रही, वहां कहां वादे पर पूरे कर पाए? झूठे वादे किए एमपी में 29 की 29। ठीक है, देखिए मुझे लगता है जनता सब देखती है, आप वादे पूरे नहीं करेंगे, जनता उस सरकार को हटा देगी और जनता उस सरकार को ले आएगी जिसको लगता है कि वो वादे पूरे कर सकते हैं। मलिक जावेद जी, लेकिन देखिए राज्यसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बड़ा यहाँ पर छोटी सी टिप्पणी करता हूं, प्लीज कंप्लीट कर। अगर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल सरकार चलाने के बाद अगर जनता में विश्वास पैदा नहीं कर पाई होती तो कांग्रेस की 10 साल सरकार के पास सरकार चलाने के बाद 42 सीटें आई थी, ध्यान रखिएगा, 42 सीटें आई थी। और भारतीय जनता पार्टी 10 साल सरकार चलाने के बाद 240 सीटें आई है। ठीक है, लेकिन दावा भी आप लोग 400 कर रहे हैं तो उसके हिसाब से बहुत कम सीटें आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन 60 साल के इतिहास नहीं, ठीक है, ठीक है, इस तरह का कंपेयर मुझे लगता है ठीक है, इस तरह का कंपेयर तो होता रहेगा। ठीक है, मलिक जावेद जी, मलिक जावेद जी, अब जो बड़े चुनौती आप राज्यसभा चुनाव को भी लेकर है और लोकसभा चुनाव का अलग चुनाव है और विधानसभा चुनाव में जो विधायक वो राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालेंगे। तो भले आप महाराष्ट्र की अगर बात कर लें या बिहार की बात कर लें या मध्य प्रदेश की बात कर लें, यहाँ पर बीजेपी अच्छी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। राजस्थान में बात कर लें, वहां पर भी सरकार है, तो ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा में बेहतर स्थिति में यहाँ पर दिखाई देगी एनडीए।
ठीक है, ये तो वक्त बताएगा कौन बेहतर होगा कौन नहीं होगा और कौन किधर वोट डालेगा, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन पाठक जी ने 3 रुपए का रोना बहुत अच्छा रोया है, लेकिन इनको शायद ये पता नहीं है कि अरहर की दाल 230 रुपए किलो हो गई, जो 80 रुपए किलो बिकती थी। 400 रुपए का हम सिलेंडर बेचते थे, ये 1200 का बेच रहे हैं। हिमाचल में आज भी 500 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है और कर्नाटक में भी बिक रहा है। राजस्थान में हमने बेचने का वादा किया था और वहां पे बेच रहे थे, और आपने 500 का वादा किया था, आपने कहा हमने तो ऐसा वादा ही किया नहीं। उसके बाद भी हिमाचल पूरी तरह से साफ हो गया। मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, सुनिए। उसके बाद भी हिमाचल में एक छोटा सा टिप्पणी कर रहा हूँ, उसके बाद भी हिमाचल पूरी तरह से साफ हो गए। 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने दिया। ठीक है, आप तो 400 जीत जाओगे, आपने तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना ली थी, आप कहीं भी जीत सकते हो। लेकिन मेरा ये कहना है, मुस्लिम लीग के साथ ही खड़े हो ना। अरे आपने सरकार चलाई, केरल में मुस्लिम लीग के साथ ही तो खड़े हो। आपके पूर्वजों ने सरकारें बनाई है, सिंध में, वेस्ट बंगाल में। और आपके पूर्वजों ने क्या किया? हमारे पूर्वजों ने देश आजाद किया, हमारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों ने बनाया, जिसने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाया उसी को धोखा देकर के मुख्यमंत्री संविधान, इसलिए देश की जनता ने पूर्वज तो जिसने मुख्यमंत्री बनाया उसी को धोखा देकर हमारे। चलिए, मुझे लगता है हम पास्ट से निकल के वर्तमान में आ जाए, प्रेजेंट में बात करने ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पास्ट में जिसने जो काम किया उसके हिसाब से सरकार बदली है, सरकार बनी है। ठीक है, आप दोनों से विनती। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। ठीक है, प्रेजेंट में आ जाते हैं। हम विदेशी महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, उसी विदेशी महिला के साथ समझौता किया और ये संविधान उसी विदेशी महिला के साथ। ठीक है, हम ठीक है। अजय जी वर्तमान में आ जाते हैं, मलिक जावेद जी वर्तमान में आ जाते हैं। देखिए, जिस तरह से जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है राज्यसभा में बेहतर परफॉर्मेंस यहां पर कर सकती है एनडीए, क्योंकि विधानसभा में कई राज्यों में बेहतर स्थिति में है। भले लोकसभा में महाराष्ट्र की बात करें, बहुत सारी सीटें कम हुई है, लेकिन अभी भी अगर आप आंकड़े देखेंगे सबका मिला के तकरीबन 200 के आंकड़े वहां पर जो सरकार में उनके पास है, तो यहां पर लग रहा है कि राज्यसभा चुनाव बेहतर स्थिति में है। और जिस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ यहां पर आपको लग रहा है कि फेरबदल हो सकता है, दोनों का आप जवाब दे सकते हैं। मलिक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए, आवाज आपकी नहीं आ रही। ठीक है, मैं कह रहा था हम पास्ट से प्रेजेंट में आ जाते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी कि भले लोकसभा चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत सारी सीटें गंवाई है, लेकिन राज्यसभा जो चुनाव होने वाले हैं 10 से राज्यसभा के चुनाव होने वाले 10 सीटों को लेकर, उसमें महाराष्ट्र की भी 2 सीटें हैं। ऐसा लग रहा है कि 2 सीटों में बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है यहाँ पर बीजेपी एनडीए। देखिए, अभी हादसा हुआ है वहां पे रेल का, और वैष्णव जी को महाराष्ट्र का प्रभारी बना दिया भाजपा ने, तो इनको कितना डर लग रहा है वो हमें पता है। कौन विधायक कहां वोट करेगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि विधायक भी जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डिसाइड करेंगे किसको जिताना है, किसको हराना है। जिस तरह की नीति है, जन विरोधी नीति है, भाजपा पिछले 10 सालों में कुशासन किया है, कोई भी इनको वोट, इनके लोग ही, इनकी पार्टी के लोग इनको वोट नहीं करेंगे। लेकिन ये तानाशाही से चलाते थे, अहंकार इनमें आ गया था, इसने भी कहा ये अहंकारी लोग हैं, तो अब अहंकार इनका धीरे धीरे कम होगा। और ये जो 10 सीटें हैं इसमें भी इनको चिंतन मंथन सब करने का पड़ेगा आने वाले वक्त में। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये इन बहुत दिक्कत में है। इनके चेहरे आप देख लीजिए, विपक्ष वाले हार के भी खुश हो और ये जीत के भी रो रहे हैं, तो इनके चेहरों से आप अंदाजा लगा लिए कौन जीतने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि नैतिकता की हार हो गई है, लेकिन सरकार तो फिलहाल अभी एनडीए की, इसमें कोई शक नहीं। राजेश जी, देखिए, बिहार में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और राज्यसभा चुनाव को लेकर भी 2 सीटें हैं वहां पर, और देखेंगे विधानसभा में जो स्थिति है अभी वहां पर एनडीए की बड़ी अच्छी स्थिति है। ऐसा लग रहा है कि जो राज्यसभा है वो सारी की सारी जो 2 सीटें वो यहाँ पर एनडीए निकाल लेगी। लेकिन जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर क्या आप लोग आश्वस्त हैं? क्योंकि इस बार लोकसभा में जो उम्मीद कर रहे थे आप लोग, वैसे यहाँ पर दिखाई नहीं दी जो आप जीत कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया, सपा ने कमाल कर दिया, तो जरूर विधानसभा को लेकर जरूर चर्चा होगी आने वाले विधानसभा को लेकर कि क्या वहां पर दोबारा बीजेपी की सरकार बन पाएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो उम्मीद कर रहे थे आप लोग, वो वहां पर कुछ ऐसा खास होता हुआ दिखाई नहीं दिया। देखिए, ऐसी बात नहीं, हम लोग तो 0 पे थे, या 0 से अभी 9 सीट जीत गए, 1 सीट से, और 1 सीट से 9 सीट पे आए। बहुत ज्यादा उछाल हुआ और ज्यादा लाने की संभावना हम लोग व्यक्त कर रहे थे, नहीं आ सका, और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी आया उसमें हम लोग खुश हैं। और जहां तक रह गई बात राज्यसभा की बात, हम लोग पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन, महागठबंधन राज्यसभा का चुनाव जीतेंगे
और एकजुट है हम लोग। नहीं, लेकिन आंकड़े ही नहीं है ना, आंकड़े नहीं है, उसके लिए आंकड़े चाहिए रहते, उसके लिए विधायक चाहिए रहते। कहाँ है आपके पास उतने गणित विधायक? चाहिए, गणित उन लोगों के साथ जो लोग हैं उसमें भी हम लोग को सपोर्ट करने के लिए लोग तैयार है। और धांधली जहां तक बात है, राज्यसभा के चुनाव में भाजपा तो अक्सर पुराना इतिहास देखा जाए, जिस तरह से आजादी के पहले वो गद्दारी किए थे, वो आज भी उसी तरह से राज्यसभा के हर चुनाव में धांधली करते आ रही है। बता रहे हैं कि गद्दारी नहीं, धांधली क्या, वो तो सब खुला रहता है, कौन किसको वोट कर रहा है वो तो सब पता रहता है। आपको ये डर है कि दूसरे पार्टी के जो विधायक है वो कहीं बीजेपी को, जो कैंडिडेट को वोट ना कर दे? करने वाले चारा चोर बैठे हुए हैं, गद्दारी करने वाले सजा याफ्ता, कोर्ट से सजा। कोई चारा चोर नहीं है। वास्तविक में देश को बेचने का काम भाजपा कर रही है, देश को बर्बाद करने का भाजपा काम कर रही है। 10 साल से लोगों को दिग्भ्रमित काम करने का भाजपा काम कर रही है। भाजपा का और क्या है, भाजपा ने सब कुछ बेच दिया। रेल किसको बेच दिया? अडानी को रेल बेच दिया। आज की रेल सरकारी संस्था को बेचने वाला भाजपा कौन होता है? भाजपा कौन होता है सरकारी? ठीक है, लेकिन राजेश जी, ये सारे मुद्दे तो आप लोग लोकसभा में उठा रहे थे, लेकिन बिहार में इसका कमाल नहीं दिखाई दिया। आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में कमाल हो पाएगा? क्योंकि राज्यसभा चुनाव में तो विधायकों के आंकड़े काम करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में सीधे जनता वोट करेगी। कुछ परिवर्तन आपको लग रहा है इस बार? क्योंकि नीतीश कुमार इस बार फिर से आप एनडीए के साथ में हैं, आपको लग रहा है? चोरी करने के लिए ये प्रधानमंत्री साहब हम लोगों के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होने के नाते इनका हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बर्बाद कर रही है देश को सिर्फ। नहीं, ठीक है, मुद्दे पे आ जाते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आपको लग रहा है रणनीति? क्योंकि इस बार नीतीश कुमार आपके साथ नहीं है, फिर से इस बार एनडीए के साथ में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी पूरा समय हो सकता है शायद बीच में कुछ खेला हो जाए, क्योंकि वो किसी को नहीं पता। लेकिन राजेश जी, क्या अभी भी कोशिश जारी नीतीश कुमार को साथ में लाने की? सालों साल जेल में बंद रहा उस भैंस। ठीक है अजय जी, समय कम है। राजेश जी, क्या अभी भी कोशिश जारी है नीतीश कुमार को साथ में लाने की? जी ने 17 महीना में काम करके आपको दिखाया कि एक 34 वर्ष का लड़का कैसे काम करता है, सरकार चलाता है। आपको शर्म नहीं आया? राजेश जी, अभी भी क्या कोशिश जारी है नीतीश कुमार को साथ में लाने की? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होने वाले अगले साल। एग्जाम में क्वेश्चन लीक हो जाता है। आप लोग किस तरह से सरकार चलाते हैं? सारा घोटाला नीट के एग्जाम में, ठीक है राजेश जी, सवाल, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये अरबों का घोटाला है। राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? किस तरह से घोटाला का काम किया गया है? राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आपके सरकार में ही नहीं, मुझे लगता है कि आप जनता की आवाज कैसे सुनेंगे आप लोग, अगर जिस तरह से लगातार बोलते जाएंगे तो। छात्रों का राजेश जी, बस ठीक है। चुनाव संपन्न हो गया, थोड़ा सा मोड से बाहर निकलना पड़ेगा, चुनावी मोड से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव भी है, क्या कुछ रणनीति अपनाने वाले हैं आप लोग? क्या नीतीश कुमार फिर से वापस आ जाए इंडिया गठबंधन में? इसको लेकर कुछ उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि अगर साथ में आते हैं तो विधानसभा चुनाव में मजबूत जरूर होंगे आप स्थिति, अगर एनडीए के साथ रहेंगे तो फिर ऐसा लग रहा है कि शायद वो मजबूत है अभी विधानसभा चुनाव में। क्या रणनीति? 10 मिनट में आपके चैनल पे राजेश जी, नीतीश कुमार जी का शरीर वहां है भैया, पूरा दिल और दिमाग नीतीश कुमार जी का अभी भी इंडिया गठबंधन में है। शरीर भाजपा लोग ये आपने बहुत जबरदस्त बात कही आपने, शरीर वहां है, दिल और दिमाग यहाँ पर है। नीतीश कुमार जी को तो कब लेकर आएंगे आप दिल और दिमाग को भी साथ में? शरीर को कब लेकर आ रहे हैं राजेश जी आप? बस कुछ दिन में गुड न्यूज सुनने को मिलेगा आपको, देखिएगा। सरकार बिहार में भी ये आपने बढ़िया बात की। ठीक है धनंजय जी, भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ठीक है 5 साल माला जपते रहो। ठीक है धनंजय जी, देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, राज्यसभा चुनाव भी है, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति आप लोग अपना रहे हैं विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव को लेकर? राज्यसभा चुनाव को लेकर जहां जहां इंडिया गठबंधन के लोग हैं वहां पर पूरा समर्थन इंडिया गठबंधन करेगा, उसमें कोई वो नहीं है। और जहां पर देखिए ये आंकड़ों का चुनाव होता है, बिल्कुल इस आंकड़ों के चुनाव में राज्यसभा में जो पार्टियां होती हैं लगभग सत्ता दल का ही पक्ष रहता है। बिल्कुल, इसमें जैसे सत्ता दल जो पार्टियां रहती हैं उन्हीं के जो भाई, इसमें कोई चीज बहुत ज्यादा धांधली। तो आप मान रहे हैं इस बार, आप सत्ता दल की बात की आपने, क्योंकि तकरीबन 200 से ज्यादा सीटें हैं महाराष्ट्र में, अगर अभी हम सबको अगर कैलकुलेट कर लें तो बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी और शिंदे गुट की शिवसेना देख लें तो 200 से ज्यादा सीटें, तो आप मान के चल रहे हैं सारी सीटें उनको मिल रही है? कुछ आप लोग खेला नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? फिलहाल अभी खेला जो है वो बताया नहीं जाता है, जब खेल होगा तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। पर भी कितनी सीटें, 2 में से क्या एक सीटें तो आप लोग ले रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए जिस हिसाब से महाराष्ट्र में तोड़ के
पार्टी बनाई गई है, हाँ, असंवैधानिक तरीके से तोड़ तोड़ के बनाई गई है, जिस तरीके से चुनाव हुए हैं वहां, जिस तरीके से सरकार चल रही है, और ये आपको देखने को मिलेगा 1 हफ्ते 15-20 दिन के अंदर ही कि क्या हालात महाराष्ट्र में होने वाला है। और महाराष्ट्र तो क्या सरकार गिराने वाले आप लोग? क्योंकि देखिए कुछ समय बाद तो विधानसभा चुनाव होने ही वाले हैं, इंतजार करेंगे या फिर सरकार गिराने वाले हैं? और फिर एक सवाल ये भी, क्या गिरा पाएंगे आप? क्योंकि देखिए तीन ग्रुप है यहाँ पर, अगर एक ग्रुप चले भी जाता है तब भी सरकार को कोई नुकसान नहीं है। सरकार गिराने के नहीं, हम सरकार महाराष्ट्र में बनाने के लिए चल रहे हैं। शरद पवार जी ने दिखा दिया। नहीं तो आप जो 15-20 दिन की बात करें तो उसमें क्या होने वाला है? चुनाव निशान पर उद्धव और शरद पवार जी ने दिखा दिया कि 10 मई से 8 सीट। नहीं ठीक है, लेकिन जो 15-20 दिन में आप कर रहे थे कुछ कमाल होने वाला है, वो क्या होने वाला है ये तो बता दीजिए आप। वो 15-20 साल भी नहीं हो पाएगा। 15-20 दिन में जो आप कह रहे थे कुछ बड़ा होने वाला, वो क्या होने वाला है? देखते जाइए क्या भी नहीं हो नहीं, पाएगा। कुछ जनता को बता तो दीजिए, कुछ ट्रेलर तो दिखा दीजिए भाई, पिक्चर तो देख लेगी जनता, ट्रेलर तो दिखा दीजिए। लोग परेशान है कि कैसे सरकार कहीं गिर गई तो इनका क्या होगा। हम लोग तो विपक्ष में रह के भी लड़ रहे हैं, ये सत्ता वाले तो इस मामले में परेशान है कि अगर सरकार गिर गई तो इनका क्या होगा, इनके घोटालों की जो जांच होगी। ये लोग जेल जाएंगे। नीट जैसी परीक्षा को जिस तरीके से किया गया, इस पर अगर जांच हो जाएगी तो मंत्री संतरी सब फंस जाएंगे इनके। चलिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष में आप लोग हैं जरूर, लेकिन ऐसा लग रहा है सरकार आप ही की चल रही है। जिस तरह से आप लोग वक्तव्य देते हैं कि जेल चले जाएंगे, ये परेशान है, वो परेशान है। ठीक है, यश भारती जी देखिए, राज्यसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव यहाँ पर, अब भले उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन 4 राज्यों में बस कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और दिल्ली। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन किस तरह से यहाँ पर कमाल दिखा पाएगा? जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की और राज्यसभा में क्या रणनीति रहेगी आप सभी लोग की? भागीरथ भाई, हम लोग लगभग 1 घंटा इस चर्चा में शामिल हुए हैं आपके चैनल में, और इस 1 घंटे में सबसे ज्यादा समय आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी को दिया। नहीं देखिए, मैं वो भी आपको कारण बता दूं, वो भी आपको थोड़ा कारण बता देता हूं। बोलने का काम किया यश भारती जी, वो भी आपको कारण बता दूं। अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 विपक्ष में है और 1 पक्ष में है, तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा उनको। सबके सवालों का जवाब रहता है। फिर बीच में बोल गए, फिर बीच में कितना बेचारा। चलिए यश भारती जी, ठीक है, कितना बेचारापन है इनका, कितने बेचारे हैं ये कि इनको समय कम पड़ता है तब भी बेचारे बोल नहीं पाते, कितने लाचार हैं ये, और संख्या बल का अहंकार दिखाते हैं। 3 टर्म की सरकार की बातें कर रहे थे। अरे भाई, 3 टर्म की सरकार में आपके ओपिनियन पोल में आपके सहयोगी रहे, एग्जिट पोल में जो आपके सहयोगी रहे, जो जनता का जनादेश लूटने का काम किया, जिन्होंने 400 पार का माहौल बनाया, वो आपके सहयोगी आज शर्मसार हैं। स्टूडियो में आते, टीवी स्टूडियो में तो रोने लगते हैं उन आंकड़ों के साथ में। वैसे ही आपको अपने रोने की तैयारी करनी है। जो जनता के साथ में 1 नेशन 1 इलेक्शन की आपने बात करी, 2014 में अच्छे दिन की बात करी, 2019 में चौकीदार बन गए, 2024 में मोदी का परिवार बन गए। चुनाव होते ही एक नया रूप ले आते, चेहरे पे चेहरा लगाते, चुनाव खत्म होते ही वो चेहरे से रूप हटा देते हैं। अब मोदी का परिवार ही बिखर गया। पता नहीं क्या मोदी के परिवार के, जो हमारी ठेठ भाषा में कहा जाता है रंडुआ, जिसकी शादी नहीं होती, कुंवारा रह जाता है, जिसको कोई बच्चा नहीं देना चाहता, बच्ची नहीं देना चाहता, ऐसे कुंवारा और रंडुआ का संगठन भारतीय जनता पार्टी में जो ठीक है, मुझे लगता है हालांकि कुछ शब्द ऐसे भले स्थानीय लेवल में ठीक हो सकते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय चैनल में ये शब्द ठीक नहीं लगते हैं। ये ठीक है यश भारती जी, ठीक है, एक स्थानीय लेवल में ये शब्द ठीक है। तब प्रधानमंत्री जी के लिए शब्द बोलता है। समय कम पड़ गया ना, बेचारे को समय कम पड़ गया। भागीरथ प्रसाद जी, इस लाचार आदमी को थोड़ा सा बेचारापन समझाइए। जब आते तब कुंवारे नहीं है क्या? कुंवारे नहीं है क्या मोदी जी? रड़ुए नहीं है क्या मोदी जी? ये कोई मैं क्या भाषा को गंदी बात है? भाई ठेठ भाषा मैं बोल रहा हूँ, अब शब्द बात करता है। ठीक है यश भारती जी, ठीक है। देखिए, आप लोग सम्मान की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के शब्दों को थोड़ा सा हम अवॉइड करें। ये मुझे लगता है कि राष्ट्रीय चैनल में ये शब्द इस तरह के ठीक नहीं लगते हैं।
ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप जो ठीक है मुद्दे पर आते हैं यश भारती जी, इस तरह के शब्दों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रीय चैनल में इस तरह के शब्द किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। भले स्थानीय भाषा में हो सकता है शायद ये शब्द नॉर्मल हो, लेकिन एक राष्ट्रीय चैनल में ये शब्द मुझे लगता है ठीक नहीं है। यश भारती जी, मुद्दे पर आ जाते हैं, राज्यसभा चुनाव और होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति? रक्षा सौदे में दलाली जितनी बार आता है उतनी बार करता है। ये बताता है कि हम गुंडे बदमाश और बलात्कारियों की पार्टी है। सरकार बेहुदा आदमी बताता है कि हम गुंडे बदमाश और बलात्कारियों की पार्टी से हैं। उसी पार्टी का आदमी है। नहीं यश भारती, देखिए आप बार बार इन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी विनती आपसे, ये शब्द थोड़ा सा हम साइड रखें ना। राष्ट्रीय चैनल है, राष्ट्र हम एक मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, इन शब्दों को थोड़ा इस्तेमाल रखें ना, साइड रखें। आप बड़े प्रवक्ता हैं, आप शब्दों को मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए आपको। ये शब्द प्लीज कृपा करके साइड रख दीजिए, अपनी बात रखिए आप प्लीज, कृपा करके, क्योंकि आप बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं, कृपा करके प्लीज। योगी प्रधानमंत्री है, आरएसएस के जो रणुए हैं वो प्रधानमंत्री है। अरे रणुए के संगठन की ठेकेदारी मत करो भैया। यश भारती जी कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर मुझे देखिए फिर मुझे दूसरे के पास जाना पड़ेगा। आप पता नहीं आज किस मूड में है। मैं आपसे कह रहा हूँ ये शब्द थोड़ा आप साइड कर दीजिए, मुझे लगता है आप नहीं समझ रहे हैं। आप ये शब्द आपत्तिजनक है, मुझे लगता है इस तरह के शब्द मत इस्तेमाल कीजिए प्लीज। आप दूसरी बात कहने जा रहे हो तो ठीक है कहिए, नहीं तो फिर मैं दूसरे के पास चले जाऊंगा। प्लीज ये शब्द इस्तेमाल मत कीजिए आप, यश भारती जी प्लीज, बार बार आप कर रहे हैं शब्द का इस्तेमाल। शर्म आती है, रणुआ सुनने में शर्म आती है तो शादी करा दिया करो भैया। यश भारती जी देखिए मुद्दा क्या है और आप क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, माफी चाहूंगा, मेरा समय भी समाप्त हो रहा है। ठीक है, नहीं माफी चाहूंगा, आप कंटिन्यू लगातार ये शब्द कर रहे हैं, पता नहीं क्यों आपके पास यहाँ पर शायद कुछ बोलने के लिए है नहीं, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंदुकांत जी ठीक है इंदुकांत जी, आखिर क्यों आखिर इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई हार्ड शब्दों का इस्तेमाल करती है उससे नुकसान होता है। भले अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन इस तरह के शब्दों को लेकर आपत्ति जरूर होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप राज्यसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति देख रहे हैं? अभी जो लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया उसका असर कितना पड़ने वाला है? नहीं यश भारती जी, आप आज पता नहीं किस मूड में, लेकिन ये शब्द आपत्तिजनक है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्लीज ना करें आप। इंदुकांत जी ठीक है अजय जी मैंने भी आपत्ति दर्ज कर दी। ठीक है इंदुकांत जी राज्यसभा चुनाव और होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? इंदुकांत जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी भगीरथ जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके यहाँ चर्चा में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया ये निहायत ही बहुत ही अफसोसजनक है, और कृपया ऐसी पर चर्चा में हमको आप दोबारा नहीं बिल्कुल, देखिए मैंने भी इसलिए आपत्ति की है, बिल्कुल मैंने भी इसलिए आपत्ति की है। नहीं बुलाइएगा। मैं राज्यसभा के बारे में कहना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल बताया कीजिए अजय पाठक जी। नहीं यश भारती देखिए प्लीज, हमारे गेस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आज आप किसी दूसरे मूड में, मैं अपने गेस्ट के साथ बदतमीजी आपको नहीं करने दूंगा। प्लीज यश भारती जी आप, मेरा नाम यश भारती है, नाम सुन लिया कीजिए, बताया कीजिए। नहीं प्लीज, आज जो शब्द इस्तेमाल किया वो गलत है। आप हमारे गेस्ट के साथ प्लीज ऐसा ना करें, वरिष्ठ पत्रकार है दिल्ली से इंदुकांत जी प्लीज। रणुआ शब्द गलत है क्या? देखिए आप जिस संदर्भ में बोल रहे हैं वो गलत है, स्थानीय भाषा में ठीक हो सकता है, लेकिन आप जिसके प्रति जिसके लिए बोल रहे हैं शब्द गलत है। प्लीज नहीं यश भारती जी, समय नहीं है मेरे पास, मैं अभी शब्द में और जाना नहीं चाहूंगा, प्लीज शांत। इंदुकांत जी नहीं यश भारती जी, समय नहीं है, प्लीज थोड़ा आप शांत हो जाए। इंदुकांत जी नहीं अजय जी मैंने भी आपत्ति कर दी है, प्लीज समय कम है मेरे पास। लास्ट इंदुकांत जी मैं चाहूंगा प्लीज आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये चलता रहेगा। प्लीज इंदुकांत जी अपनी बात रखिए आप। नहीं राज्य जी समय नहीं है मेरे पास। इंदुकांत जी राज्यसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव क्या लगता है आपको? इस बेशरम को बोलने नहीं अजय जी प्लीज अब आप भी शांत हो जाइए। नहीं प्लीज, वो आपत्ति दर्ज करा दिया मैंने, प्लीज लेकिन आप शांत हो जाइए आप। ठीक है समय कम है। अजय पाठक जी क्लास कमेंट आपसे, और लेकिन प्लीज शब्दों का आप ध्यान रखिएगा प्लीज, मर्यादा के साथ आप भी प्लीज। प्रतिष्ठा में ये जब आते हैं टीवी पे तब प्रधानमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ गालियां देने का काम करते हैं। कम से कम इनको इतनी तो मर्यादा रखनी चाहिए कि एक किस पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस पार्टी के साथ, अपने साथ साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह के शब्द कहूं तो कैसा लगेगा, किस तरह की चीजें आएगी। मुलायम सिंह साहब ने
नहीं देखिए, दूसरी तरफ हम नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। आप जो मुद्दे उस पर एक लास्ट कमेंट कर दिए, मैं क्लोज करूंगा, समय मेरे पास नहीं है। बेचारेपन पे आ गए, फिर बेचारेपन पे आ गए। नहीं ठीक है, मुझे लगता है कि अब इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। चलिए माफी चाहूंगा, मेरा समय भी समाप्त हो गया। अजय पाठक जी, मलिक जावेद जी, राजेश रमन जी, धनंजय शर्मा जी, दुकान जी और जश पात्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल ये शब्द आपत्तिजनक है। स्थानीय किसी स्तर पर हो सकता है शायद इस शब्द को एक नॉर्मल होगा, लेकिन राष्ट्रीय चैनल में, स्वदेश न्यूज चैनल हमारा राष्ट्रीय चैनल है, इस तरह के शब्दों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है और घोर आपत्ति हमने इसको जताई है। लेकिन जिस तरह से मुद्दा है वाकई, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट सामने आए हैं, विपक्ष भी बड़ी मजबूत स्थिति में है, तो वो भी पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है, लेकिन मर्यादा में होकर, शब्दों का ध्यान रखकर अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन देखना होगा, क्योंकि अभी कुछ बड़ी चुनौतियां एनडीए सरकार के सामने, लोकसभा स्पीकर का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है, उसके बाद फिर कुछ ही समय में 4 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राज्यों के। तो देखना होगा यहां पर यह सरकार कितनी मजबूत स्थिति में रहती है, और जिस तरह से लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बैसाखी में यह सरकार है, लेकिन कितनी मजबूत स्थिति में कहां तक जाती है, यह भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।